अब आगे का टॉपिक है हमारा दो समतल वृत्तीय कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व हम देख चुके हैं। अब समतल वृत्तीय कुंडली के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व देखेंगे। संरचना मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, माना कि दो समतल वृत्तीय कुंडलियाँ एक दूसरे के समीप समाक्ष रखी हुई है, मतलब दोनों की अक्ष समान है। पहली कुंडली प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1 तथा उसमें फेरों की संख्या n1 है। दूसरी कुंडली द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या R2 तथा उसमें फेरों की संख्या n2 है। कुल फेरों की संख्या को n से प्रदर्शित किए हैं यहाँ, और उसमें N से प्रदर्शित करते थे ना प्राथमिक परिनालिका वाले में, ध्यान रखेंगे इसको। प्राथमिक कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र, ये सूत्र हम लोगों ने पहले भी देख चुका है, μ0 n1I/2r1। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb इज इक्वल टू n2, द्वितीयक कुंडली में हो रहा है ना, तो यहाँ n2 फेरों की संख्या b का मान रख दीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार कुंडली है तो पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, द्वितीयक कुंडली में हो रहा है इसलिए क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह मान रख दीजिए। φb का मान आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अब φb बराबर हम जानते हैं m इंटू आई, तो m इंटू आई, यहाँ से m का वैल्यू निकाल लिए, धारा से धारा कट गया, m बराबर क्या आ गया, μ0 n1 n2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। समाक्षीय मतलब दोनों के अक्ष समान है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब प्रेरकत्व कुंडलियों का संयोजन हम श्रेणी क्रम में करेंगे और समांतर क्रम में करेंगे। ठीक है ना, दो प्रेरक कुंडलियों को स्वप्रेरकत्व L1 व L2 है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व देख रहे हैं यहाँ L1 व L2 है, दोनों श्रेणी क्रम में है, मतलब यहाँ धारा I है तो यहाँ भी धारा I होगी। तब संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, इसमें संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, φb इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है सूत्र, L इंटू आई होता है। तो पहले प्रेरकत्व के कारण L1I1 प्लस दूसरे प्रेरकत्व के कारण L2I होगा, दोनों का योग होगा, कुल बोल रहे हैं मतलब दोनों का योग। ठीक है, φb बराबर I कॉमन आ जाएगा, L1 प्लस L2 इंटू आई। यदि संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व क्या हो, L हो, इसका संपूर्ण प्रेरकत्व क्या हो, L हो, तो φb बराबर हम जानते हैं क्या होता है, Li। दोनों को बराबर कर दीजिए तो I से I कैंसल, L बराबर क्या आ गया, L1 प्लस L2। ठीक है ना, ये तो प्रतिरोध जैसा है, R1 और ये हो गया R2 श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, R1 प्लस R2, वैसा ही है L1 प्लस L2। समांतर क्रम में देखते हैं तो धारा I प्रवाहित हो रही है, वो बट जाएगी, I1 और I2, समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है ना, इसका प्रेरकत्व L1, इसका प्रेरकत्व L2 है। तो संपूर्ण प्रेरित धारा क्या होगा, I किससे किससे मिलकर बना होगा जी, I1 प्लस I2 के। ठीक है, परिवर्तन की दर निकालते हैं तो d/dt से दोनों तरफ गुणा कर दो, d/dt, इसमें भी d/dt हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं किसके नियम से, फैराड प्रेरकत्व का भी हम लोगों ने क्या निकाला है सूत्र, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना आया था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हमारे पास आया था -LdI/dt। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर बोल सकते हैं, विभवांतर या विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं उसी को, समान होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर -L1dI/1/dt बराबर होगा -L2dI/2/dt के, दोनों बराबर होंगे, पढ़े हैं ना।
यदि यहाँ पर विभवांतर देखेंगे तो मान लो v है, तो यहाँ भी विभवांतर क्या होगा, इसके सिरों पर v ही होगा। समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, वही विद्युत वाहक बल है। तो इसके लिए विद्युत वाहक बल यदि एप्सिलॉन है तो इसके लिए भी विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने दोनों को बराबर कर लिया। यदि संयोजनों का तुल्य प्रेरकत्व L है, तुल्य प्रेरकत्व ले लिए तो सूत्र लगा देंगे ये वाला। ठीक है ना, तो हमारे पास समीकरण 3 आ गया। अब यहाँ से di/dt का मान निकालो तो एप्सिलॉन अपॉन माइनस एल आ जाएगा, क्या माइनस एप्सिलॉन अपॉन एल। ठीक है, समीकरण ए से, कौन सा है भाई ए, ये वाला ए, या एक भी बोल सकते हो। समीकरण 1 से क्या है, di/dt का वैल्यू पुट कीजिए। di/dt का वैल्यू समीकरण 1 से माइनस एप्सिलॉन अपॉन एल, यहाँ देखिए क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन अपॉन L1 di1 अपॉन dt का वैल्यू, di2 अपॉन dt का वैल्यू माइनस एप्सिलॉन अपॉन L2 आएगा। ठीक है, पक्षांतर करना आता है कि नहीं। ठीक है, तो 1/L1 इज इक्वल टू 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, दोनों में से माइनस एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बहुत ही आसान है। ये भी प्रतिरोध जैसा है, समांतर क्रम में प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना, वैसा ही है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है ये हमारा, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, देखते हैं इसको। माना कि प्रेरकत्व L बैटरी एवं कुंजी से संयोजित है। ठीक है, जब धारा I प्रेरकत्व में से होकर प्रवाहित होती है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसमें से यदि क्या हो, धारा प्रवाहित हो I, ठीक है, तब क्या होगा, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। भाई धारा कब उत्पन्न होती है, जब विभवांतर आता है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल di/dt होता है। समीकरण 1 नाम दे दिए। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो धारा का विरोध करेगी। ठीक है, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन के विरोध में प्रेरक में से धारा प्रवाहित करने के लिए बाह्य वोल्टता लगाई जाती है। ठीक है ना, बाह्य वोल्टेज जो हम लोगों ने लगाया है, यहाँ बाह्य वोल्टेज बैटरी का विद्युत वाहक बल माइनस एप्सिलॉन होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, जो बैटरी द्वारा जो वोल्टेज दे रहे हैं उसके विपरीत है। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने जो बैटरी का वोल्टेज है उसको माइनस में ले लिया, कितना, माइनस एप्सिलॉन ले लिए। ठीक है, तो माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस L अपॉन di/dt होगा। ठीक है, यहाँ माइनस लग जाएगा समीकरण 1 में। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसल, एप्सिलॉन इज इक्वल टू L di/dt हो गया। ठीक है, अब कोई सूक्ष्म आवेश प्रेरकत्व में से प्रवाहित होता है, तो पहले सूक्ष्म आवेश के लिए लेते हैं, फिर I धारा प्रवाहित करेंगे भाई। अतः बाह्य वोल्टेज द्वारा किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा उसको, तो विभवांतर का सूत्र जानते हैं, कार्य बटे आवेश। यहाँ से कार्य बराबर क्या होगा, विभवांतर इंटू आवेश। तो विभवांतर है हमारे पास एप्सिलॉन, आवेश कितना है dq। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू रख दिए L di/dt। ठीक है, dq एज इट इज रहा, L di रख दिए और dq अपॉन dt कर दिए। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा, तो di I हो गया। L एज इट इज रहा, dq अपॉन dt को I रख दिए। ठीक है, di। अब संपूर्ण निकालना है, धारा सूक्ष्म dq है, हम कहाँ से कहाँ धारा प्रवाहित करेंगे, पहले 0 था, अब I तक करेंगे धारा प्रवाहित। तो 0 से I तक समाकलन कर दीजिए और कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकल आएगा। तो समाकलन कर दिए, L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, I का होगा समाकलन। तो सूत्र जानते हैं x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है। तो यहाँ I का क्या होगा, I की पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, मतलब I² अपॉन 2। ठीक,
यही किया गया कार्य किस रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। U बराबर 1/2 LI²। यही है प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा। ठीक है, बहुत ही आसान है कैलकुलेशन, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है।